जो साथी हैं हमारे, जो हमारी किसान संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, इसके सारे साथियों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और मैं ये मानता हूं कि उन्हें इस वार्ता में आज के बाद में भाग नहीं लेना चाहिए। इस आंदोलन को हम और कैसे मजबूत बनाएं और पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर विधानसभा, लोकसभा, हर जगह घर घर हम इस आंदोलन को कैसे पहुंचाएं ताकि लोग इस कानून की जो जबरदस्त देश को बर्बाद करने वाली जो इसकी धाराएं हैं और देश को बर्बाद करने वाला ये जो कानून है, इस कानून को पूरी अच्छी तरह से समझ सके। यही काम हमको करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आंदोलन में हम सबका साथ है, बस यही होना चाहिए। मतलब आंदोलन आने वाले समय में और मुखर होगा। नहीं, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि ये किसान के लिए नहीं, जो भी लोग समझ रहे हैं देश के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, जीवन मरण का प्रश्न है, तो आंदोलन मजबूत ही होगा, मजबूत ही किया जाएगा लगातार और इसको सशक्त किया जाएगा। सरकार ने क्यों नाक की लड़ाई बना ली है? नहीं, सरकार ने नाक की लड़ाई नहीं है। सरकार तो बहुत स्वार्थी, और जब गुलाम हो जाए सरकार तो आप उन सारी चीजों को आप नाक की लड़ाई नहीं कहेंगे। सरकार जिस तरह से इस देश को पूरी तरह से निजी उद्योगपतियों के और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, ये उसी षड्यंत्र के तहत सारी की सारी चीजें हैं। तो इसमें नाक की बात नहीं है। जब मैं गुलामी ही करने लग जाऊं और जब गुलामी में इतना डूब जाऊं कि अपने मालिक के अलावा कुछ नहीं मुझे नजर आता है, तो फिर मैं सिर्फ वही बात करूंगा। यही सरकार कर रही है। जो जनता है वो मालिक है नहीं, 125 करोड़ जो जनता है, या 125 नहीं 135 करोड़ जो देशवासी हैं, उनको मोदी जी केवल खिलौना समझते हैं और उनको मोदी जो है और मोदी जी की सरकार केवल गुलाम समझती है, और नहीं भी है तो उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। इसीलिए सारा षड्यंत्र, ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब वो चौकीदार हो या कुछ हो, यही कह सकते हैं कि उन्हें इतनी समझ नहीं है। ये जो देश मतलब देश को विनाश की तरफ जो लगातार ढकेल रहे हैं, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार जैसे कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये कानून देश के लोगों के लिए बढ़िया है, तो आपको कानून को बताना चाहिए, कानून पे बात करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कानून पे बात नहीं करते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यही आपने जो बात याद दिलाई है। देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करनी, इसीलिए लगे हुए नहीं, इसीलिए लगे नहीं हुए हैं, इसलिए कानून लाए। ये एक मोदी जी का आज से नहीं, मोदी जी और बीजेपी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी है, जो सब इसको कंट्रोल कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है, वो है आरएसएस और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उनकी पूरी जो टीम है वो इस सबको कंट्रोल कर रही है। और उनका बहुत सोची साची समझी जो उनकी नीति है, उसके तहत दिखाओ बहुत बढ़िया, कहो लोगों की भलाई के लिए कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो उनका भयानक षड्यंत्र है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं दिखाएंगे, तो लोग उसको मानेंगे नहीं। इसलिए दिखाओ अच्छा, और उसके पीछे जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को काम करो, जैसे इस कानून के तहत वो षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है। तो मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे आप अरुण जी समझेंगे, उसको पता लग जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, पर मुझे बताएं ज्यादातर प्रोजेक्ट 22 तक के, हाँ, ज्यादातर प्रोजेक्ट 22 तक के हैं, तो कैसे करेंगे किसानों की आय दोगुनी? देखिए, आपने जो कानून आप लेकर आए हैं, या जिस कानून के तहत आप कह रहे हैं लोगों का भला होने वाला है, उस कानून से पूरे देश का विनाश होने वाला है। पूरा देश जो तबाह हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो आपको होना चाहिए, जो महंगाई है, आप देखेंगे कि जो एग्रीमेंट व्यापारी और किसान के बीच होने वाला है, जो वो कानून है, उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो चीज आती है, जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत आप एक चीज देखें, उस एग्रीमेंट में किसान को क्या फसल उगानी है, उसका क्या ग्रेड और उसकी क्या क्वालिटी और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके साथ साथ में जो व्यापारी होगा, उसी व्यापारी को, उस किसान को जिसके साथ में एग्रीमेंट है, बीज भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, खाद भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, पेस्टिसाइड भी वही उपलब्ध कराएगा, मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि जो खेती में काम आने वाले जो यंत्र हैं, जो मशीनरी है, उसको भी वही प्रोवाइड कराएगा, टेक्नोलॉजी भी वही प्रोवाइड कराएगा।
और सलाह वगैरह कुछ भी चाहिए तो उस सबको वो ही प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब ये है इस देश में एक बड़ी भयानक स्थिति है जिसको समझना बहुत जरूरी है। केवल किसान ऐसा व्यक्ति है, या कहें कि इस देश में केवल किसान ही ऐसा प्राणी है जो फसल वो उगाता है, अपनी फसल की कीमत वो नहीं तय करता, या तो सरकार तय करती है और या व्यापारी तय करता है, वो अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता, उसे मालूम है। इसके अलावा जितने भी और सामान बनता है, जो व्यापारी जिसको बनाता है, उद्योगपति जिसको बनाता है, उसकी कीमत वही व्यापारी वही उद्योगपति तय करता है। ये बड़ी अजब स्थिति है। सोचो किसान, क्योंकि किसान की स्थिति ऐसी है और किसान की स्थिति सुधारने के लिए कभी काम नहीं किया। अब जरा सोचें आप, जो व्यापारी समझौता उससे कर रहा है, एग्रीमेंट उसके साथ में कर रहा है, तो अपनी चीजें वो अपनी शर्तों पर अपनी कीमत पर किसान को प्रोवाइड कराएगा और उस एग्रीमेंट के तहत किसान कहीं और से नहीं खरीद सकता। किसान चाहे भी तो और कहीं से नहीं खरीद सकता। आज की तारीख में क्या है कि किसान चाहे तो कहीं और से खरीद सकता, जहां उसे लगता है कि रेट सस्ता है और चीज अच्छी मिल सकती है, उस जगह से वो खरीद सकता है, उस दुकान से खरीद सकता है, उस व्यापारी से खरीद सकता है। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत बंदिश हो गई, उस बंदिश में वो उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, उसकी मर्जी के बिना हिल ही नहीं सकता जिस व्यापारी से उसने समझौता किया। तो वो व्यापारी जो भी चीजें हैं अपनी शर्तों पर उसको उपलब्ध कराएगा। स्वाभाविक है, जिस व्यापारी के साथ में पूरी सरकार खड़ी है, जिस व्यापारी के पास में इतनी बड़ी ताकत है, देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ में खड़ा है, शासन प्रशासन पूरा अमला जो है जिसके साथ में खड़ा है, वो अपनी, और किसान बाहर नहीं जा सकता, तो अपनी मनमर्जी वाली अपनी मनमानी कीमत पर वो उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। किसान की मजबूरी है, उससे लेना पड़ेगा। और जो किसान की फसल होगी उस फसल की कीमत किसान तय नहीं कर सकता, उसके लिए आपसे समझौता, सरकार भी कह रही है कि मंडी का जो हिसाब है उसके हिसाब से तय करेंगे। यानी जो व्यापारी दे रहा उसकी कीमत वो तय कर रहा, किसान अपनी कीमत तय करने के लिए बोली। इसमें क्या होगा, धीरे 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 जो किसान की खेती में लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। एक तो इस तरह से जब लागत बढ़ गई और उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार ने ऐसा बांध दिया है कानून के माध्यम से, तो लागत बढ़ गई तो उसकी इनकम कम हो गई। मैं वो चीज अब बताना चाह रहा हूं आपको, इसको 2 मिनट धैर्य से, मोल भाव भी नहीं होगा, बिल्कुल मोल भाव नहीं होगा। मैं इसलिए अरुण जी लोगों को ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपसे इसलिए मैं चाहता हूं 2 मिनट का धैर्य रख के मैं सारी चीज, लागत बढ़ गई, लागत की तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, बांध दिया सरकार ने चारों तरफ से कि तू भैया इसी के साथ में जा सकता है, इससे अलग नहीं जा सकता कहीं भी। तो लागत बढ़ गई, स्वाभाविक है कि लागत बढ़ गई तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो फसल की जो उसे कीमत मिलनी है, उसका मुनाफा जो है वो मुनाफा कम हो गया। पहले ही जो एमएसपी सरकार डिसाइड करी है वो एमएसपी पर उसका अनाज बिक नहीं रहा, उससे 40 से 50% नीचे बिक रहा है जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करी है। और इस कानून के बाद एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एग्रीमेंट में ही उसकी फसल की जो है किस हिसाब से खरीदी जाएगी ये कीमत तय हो जाएगी, उससे बाहर जा नहीं सकेगा। तो उसकी फसल की कीमत तय हो गई और जो व्यापारी से है वो जिस भाव में चाहता है उस भाव में दे रहा है। अब आप देखिए कि इसके साथ साथ में जब ये सारी चीजें हो गई तो किसान की इनकम कम हुई, किसान की इनकम बढ़ी नहीं। तो आप 2022 में खर्चा बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसका खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो आप 2022 तक डबल कैसे कर देंगे। अब रही दूसरी बात कि मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी बेच सकता है अपना। आप देखिए कैसे पागल बनाया जाता है व्यक्ति को। जब व्यापारी का और किसान का समझौता हो गया, बिहार वाले क्यों नहीं बेच रहे हैं? निश्चित रूप से कि बिहार में 2006 में मंडी समितियां खत्म कर दी गई, वो क्यों नहीं बाहर बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, और वहां के किसान की स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है। और उसकी औसत आय 3,500 रुपए किसान की जो है वहां पे, जो बिहार वाले की। मैं उससे आगे की अब बात बता रहा हूं जो आप उसको समझें, उसको थोड़ा सा, कि जब ये मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं भी दुनिया में भेज सकता है, इस एग्रीमेंट के तहत जब किसान का एग्रीमेंट व्यापारी से हो गया तो व्यापारी के अलावा कहां बेचेगा वो? किसी जगह बेच सकता है वो? कहीं नहीं बेच सकता, एफसीआई को भी नहीं बेच सकता। वो केवल जब एग्रीमेंट हो गया, जिससे एग्रीमेंट हो गया उसी को बेचेगा। और जिन मंडियों की बात कर रहे हो उस मंडी में भी नहीं जा सकता, जो वो मंडी है वो तो छोड़ो, उस मंडी में भी नहीं जा सकता जिस मंडी को नई निजी मंडियां लाने की बात कर रहा है। तो किसान, और यही सब पूरे देश में जब एफसीआई जो है बड़े घाटे में चल रहा है, तो एफसीआई को घाटे में जबरदस्ती किया गया है। इसके पीछे की आप देखें जो बजट है, आप उसको देखें, पूरा बजट का अवलोकन करें। एफसीआई को जो पैसा
बजट में एलोकेट होना है वो पैसा लगातार कम किया गया है, उसको एफसीआई को दिया नहीं गया। सरकार ने खरीद बढ़ाई नहीं, सरकार ने खरीद नहीं बढ़ाई। सरकार खरीद कैसे बढ़ा सकती है? जो आप ज्यादा खरीदने की बात कर रहे हो, जो उसका पैसा एफसीआई को आपको देना है, बजट में जो एलोकेशन कर रहे हैं, आप जितना कर रहे हैं उतना भी उसको आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। यानी पैसा आप दिखा रहे हैं, एक तो उसी को कम किया आपने, और फिर पैसा आप जो दिखा रहे हैं वो पैसा लगातार आप उसको रिलीज भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन 7 सालों में आपने एफसीआई के लिए वो तो बढ़ा दिया, जो समर्थन मूल्य है वो तो आपने बढ़ा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया तो स्वाभाविक है कि जब बढ़ा हुआ मूल्य और आप उसका एफसीआई को जो पैसा देना उसे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उसी पैसे में अब उसको जो है और फसल जो खरीदनी है, अब मूल्य उसका बढ़ा हुआ, स्वाभाविक है कि फसल कम खरीदी जाएगी, होगा नहीं होगा? तो एफसीआई को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम इसी सरकार ने किया है। आज की तारीख में 4 लाख करोड़ के लगभग एफसीआई पर कर्जा है, और इसीलिए जबरदस्ती जो है उसके जो अडानी के गोदाम हैं, उन अडानी के गोदामों में एफसीआई का अनाज रखा जा रहा है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे कटिहार में है, जो कटिहार में एफसीआई के पास में जो जमीन है उसमें से आपने 20 एकड़ जमीन अडानी को दी है उसके गोदाम बनाने के लिए। आपने क्यों दी है उसको उसके गोदाम बनाने के लिए? 50 करोड़ में उसके वो गोदाम बना है, तो सरकार के पास में क्या 50 करोड़ भी नहीं है जिसमें वो गोदाम बना सके और गोदाम बना के रख सके? बहुत अजीब स्थिति है कि जितने दामों में वो बना रहे हैं अपने गोदाम, उससे कहीं ज्यादा पैसा सरकार के पास है। सरकार चाहे तो सब कुछ बना सकती है, लेकिन बना क्यों नहीं रही? उसके उसमें क्यों नहीं? जमीन सरकार की, जमीन एफसीआई की, गोदाम उसका किराया दे रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति है। तो ये सारी की सारी चीजें क्योंकि आम जनता को मालूम नहीं है और विपक्ष पूरी तरह से मर चुका है, ये उसकी जिम्मेदारी थी ये सारे सवाल उठाता, वो नहीं उठा रहा। इसलिए इस कानून का वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो है कुछ उद्योगपति के पीछे पड़ गए हो, इस देश में सभी को जो है काम धंधा करने का अधिकार है। किसी को कोई मना नहीं करता, काम धंधा करने का अधिकार है, बिल्कुल करे, और पहले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये देश में सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी होती है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है